जय हिंद दोस्तों, मैं दर्पण आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दर्पण कोचिंग सेंटर में। तो यहां पे हम आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं जीके की 30वीं वीडियो। इससे पहले 2 वीडियोस हम पब्लिश कर चुके हैं और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब जैसा मैंने पहले 2 वीडियोस में बताया है, ये वीडियो मोस्टली बनाई गई है आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी टेक्निकल और आर्मी क्लर्क के लिए। लेकिन इसका सिलेबस जो है वो काफ़ी सिमिलर है। जितने भी पंजाब में +2 बेस पे पेपर होते हैं या इंडिया में +2 बेस पे पेपर होते हैं, जैसे एसएससी है, पंजाब पुलिस है, ठीक है, सिलेबस काफ़ी सेम है। बिकॉज जीके और जीएस का जो सिलेबस है वो तकरीबन हर पेपर के लिए सेम रहता है। तो इस वीडियो को आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी पेपर की तैयारी के लिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, चाहे वो आर्मी का कोई पेपर हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब इस वीडियो में भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप एक काम कीजिए, आप एक कॉपी पेन लीजिए और नोट्स बनाना साथ में स्टार्ट कीजिए। बिकॉज इसमें सिर्फ एमसीक्यू नहीं होंगे, मैं आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो आपके पेपर के लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो ये वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फ्रॉम वेयर डज सोन रिवर ओरिजिनेट, मतलब कि सोन नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। आपके 4 ऑप्शन है, रोहतांग पास से, या नैनीताल झील से, मानसरोवर झील, या अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी, अमरकंटक की पहाड़ियों से। सोन नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अब पेपर में वो ये भी पूछ सकते हैं कि सोन नदी की आप लंबाई बताइए कि कितनी लंबी है सोन नदी। तो इसका जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो रहेगा 784 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई भी वो पूछ सकते हैं। तो सोन नदी की जो लंबाई है वो 784 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस, यानी भारत कब आजाद हुआ। अब अगर इसका आंसर आपको नहीं आता तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये सब हम अब बंद कर दीजिए। बिकॉज इसका आंसर तो हर बच्चे को पता है, हर इंसान को पता है। तो पहले सही आंसर बता देता हूँ, 1947 रहेगा, 15 अगस्त 1947। ठीक है, ये दिन था जिस दिन इंडिया आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से। इसके अलावा भी वो कुछ पूछ सकते हैं, जैसे वो पूछ सकते हैं कि इंडिया का जो गणतंत्र दिवस होता है, रिपब्लिक डे होता है, वो कब होता है, वो भी सबको पता है, 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का, आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये 4 क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर्स में आ चुका है, मैंने देखा है, इसको ध्यान से समझिए। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आज़ाद भारत का जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो कौन थे। 4 ऑप्शन दिए हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये हमारे राष्ट्रपति थे वैसे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, लियाकत अली, या फिर फखरुद्दीन अली अहमद। ये 4 नाम उन्होंने दिए हैं, इसमें से एक करेक्ट आंसर है। तो मैं आपको बता दूं कि जो करेक्ट आंसर है वो ये रहेगा, जाकिर हुसैन खान। इनका पूरा नाम था जाकिर हुसैन खान। अब ये भी पूछा जा सकता है कि जाकिर हुसैन खान साहब किस समय से लेके किस समय तक प्रेसिडेंट रहे। तो वो रहे थे 1967 से लेके 1969 तक। कमाल की बात यह है कि इनकी डेथ भी 1969 में ही हुई थी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1897 में, और जो इनकी डेथ हुई थी वो 1969 में हुई थी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप, यानी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, माउंट एकांकुगुआ, माउंट किलिमंजारो, थोड़े से डिफिकल्ट नेम है, माउंट एवरेस्ट, या फिर माउंट एल्ब्रस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोप की, यहाँ पे उन्होंने एशिया की नहीं पूछी, यूरोप की पूछी है। तो यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो ये है, डी, माउंट एल्ब्रस। अब यहाँ पे सस्पेंस ये है कि वो ये भी पूछ सकते हैं कि माउंट एल्ब्रस की ऊंचाई कितनी है। तो वो रहेगी 5642, मतलब 5642 मीटर। ठीक है, अगर उन्होंने पूछा होता कि जो एशिया है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो होता आपका माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8849 8849 मीटर है।
ठीक है जी। तो ये एशिया की अगर पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट है, और अगर पूछा जाए कि यूरोप की सबसे कौन सी है तो एल्ब्रस, माउंट एल्ब्रस। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि कितने प्लेयर्स होते हैं बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में, मतलब कि जो बेसबॉल की 2 टीमें होती है, हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए दोस्तों, बेसबॉल में जो है वो 9 खिलाड़ी होते हैं हर जगह पे, और जो खो खो है उसमें भी 9 होते हैं। ठीक है, आप ये याद करिए कि बेसबॉल में हर टीम में 9 प्लेयर होते हैं और खो खो में भी 9 प्लेयर होते हैं। 2 ऐसी स्पोर्ट्स है जिसमें दोनों तरफ 7 खिलाड़ी होते हैं, और वो स्पोर्ट्स है कबड्डी और वाटर पोलो। कबड्डी और वाटर पोलो में दोनों तरफ 7-7 खिलाड़ी होते हैं। अगर 11 खिलाड़ियों वाली टीमों की बात करें तो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ये 3 ऐसे स्पोर्ट्स है जिसमें दोनों तरफ 11-11 खिलाड़ी होते हैं। तो आपको इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने दिया है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इज फीफा ऑर्गेनाइज, यानी कि जो फीफा है, ठीक है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप, वो कितने साल के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है, कितने साल के बाद उसका आयोजन किया जाता है। ऑप्शन है 2, 5, 3 या 4। तो इसका जो ठीक आंसर रहेगा वो रहेगा डी, 4। हर 4 साल के बाद फीफा ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब फीफा की जगह पे आपको ये भी पूछ सकते हैं कि क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है, जो ओडीआई क्रिकेट हम देखते हैं, उसका वर्ल्ड कप कितने साल के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसका आंसर भी 4 ही रहेगा। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम वो भी 4 साल के बाद ही ऑर्गेनाइज की जाती है। अगर हम हॉकी वर्ल्ड कप की बात कर लें, वो भी 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जो टूर्नामेंट है वो 4 साल के बाद ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्रिकेट का जो T20 वर्ल्ड कप होता है, T20 वर्ल्ड कप, वो हर 2 साल के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है। और क्रिकेट का ही एक और टूर्नामेंट होता है IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, वो हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, हर 1 साल के बाद। अब इसमें से भी कुछ और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे वो पूछ सकते हैं कि फीफा की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, जो फीफा स्टार्ट कब हुआ था। तो ये स्टार्ट हुआ था 1904, 1904, और हर 4 साल के बाद ये ऑर्गेनाइज, 2 बार ये नहीं हुआ था। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कौन से 2 साल थे जब फीफा ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था। हिंट आपका ये है कि वो वर्ल्ड वार की वजह से नहीं ऑर्गेनाइज हुआ था। एक ये पूछा जा सकता है कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो फीफा का जो हेडक्वार्टर रहेगा वो रहेगा ज्यूरिक, ज्यूरिक में है ये, स्विट्जरलैंड में एक जगह है ज्यूरिक, वहाँ पे इसका जो है हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं। उन्होंने पूछा है कि नीति पास जो है वो किस स्टेट में, जो नीति दर्रा है वो किस जगह पे लोकेटेड है। तो इसका तो बहुत सीधा सा आंसर है यूके, यूके यानी कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो है वो नीति पास सिचुएटेड है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इग्निस रॉक, मतलब निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान, अब ये आग्नेय चट्टान क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो मैग्मा या लावा होता है वो जब सॉलिडिफाई होता है, वो जब कूल होता है, वो जब ठंडा होता है, मैग्मा या लावा जब कूल होता है तो उसके थ्रू जो रॉक बनती है उसको हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक है, इसका ठीक आंसर रहेगा ये बी, ग्रेनाइट। ठीक है, ये ग्रेनाइट जो है वो एक ऐसी चट्टान है जो तब फॉर्म होती है जब लावा या मैग्मा ठंडा हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब उसका सॉलिड बन जाता है, तब ये होती है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, इसका दूसरा नाम बताइए। जो इग्निस रॉक है, जो आग्नेय चट्टान है, उसका दूसरा नाम, तो उसका दूसरा नाम है मैग्मेटिक। अब ये मैग्नेटिक नहीं है, एम से है। ठीक है, मैग्मेटिक रॉक, मैग्मेटिक रॉक भी बोलते हैं इसको। तो पेपर में आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इनमें से, जैसे मैग्मेटिक क्या, मैग्मेटिक क्या इग्निस का दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन मैग्मेटिक रॉक है। तो ये सब पूछा जा सकता है। आगे उन्होंने पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ सैटेलाइट ऑफ सैचुरन, यानी कि जो शनि ग्रह है उसके उपग्रह का नाम बताइए। यहाँ पे सिर्फ एक ही शनि ग्रह का उपग्रह है और वो है टाइटन। टाइटन इसलिए है क्योंकि जो गैनीमेड है वो है जुपिटर का, जुपिटर जो हमारा ग्रह है, बृहस्पति जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो यूरोपा है वो भी जुपिटर का ही सैटेलाइट है। और बचा कौन, डेमोस। ठीक है, डेमोस जो है वो मार्स का, वो मंगल ग्रह का जो है वो उपग्रह है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। आगे क्वेश्चन ये है कि किसको हम फ्रूट बास्केट यानी फलों की टोकरी के नाम से भी जानते हैं। इनमें से कौन है जिसको फ्रूट बास्केट कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके, मुंबई, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर मसूरी।
इनमें से एक है जिसको हम फ्रूट की टोकरी के नाम से जानते हैं। अब कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा फ्रूट, ये आई एम श्योर आपको पता होगा। वैसे यहाँ पे आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। इसको हम बोलते हैं फ्रूट बास्केट। हिमाचल प्रदेश के एक और चीज़ से भी जाना जाता है, एक और नाम से भी जाना जाता है, बता सकते हैं आप क्या है? हाँ, स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश को, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, लेकिन वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश को स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, बाकी जो 3 ऑप्शन बचे हैं, अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो इसको प्रवेश द्वार या फिर माया नगरी इस नाम से भी जाना जाता है। प्रवेश द्वार, ठीक है, या फिर माया नगरी मुंबई को जाना जाता है। मसूरी को जाना जाता है क्वीन ऑफ हिल्स, क्वीन ऑफ हिल्स यानी पहाड़ों की रानी। मसूरी को जाना जाता है पहाड़ों की रानी के नाम से। उत्तराखंड को मोस्टली कुछ नहीं बोलते, वैसे देवभूमि कई बार बोल देते हैं, देवभूमि। यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं तो इसको देवभूमि भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? ये भी पूछा जा सकता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब एस्टेब्लिश हुआ था। ऑप्शन है 1965, 1865, 1939 या फिर 1955। तो इसका ठीक आंसर रहेगा आपका ए, 1 दिसंबर 1965, 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। अब बीएसएफ के अलावा भी कुछ पूछ सकते हैं, जैसे इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस दिन हमारे भारत का गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950, उसी दिन हमारी नेवी की स्थापना भी हुई थी। तो नेवी हुई थी हमारी 1950 में। अगर आप पूरा सुनना चाहते हो तो 26 जनवरी 1950। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है एनसीसी का भी मोस्टली आ जाता है, तो ये नेवी से भी पहले हो गया था, 1948 को हो गया था। सीबीआई की बात कर लें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो 1963 को ये हुआ था। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक। ठीक है, जो भारतीय तटवर्ती रक्षक है वो हुआ था 1977, 1977 को। तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन जैसे मैंने और बताया था आपको, हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं, तो वो दिल्ली में रहेगा। बीएसएफ का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्मी के जो नॉर्थन कमांड है, अब आर्मी के काफ़ी सारे कमांड है, नॉर्थन कमांड है, ईस्टर्न कमांड है, साउथर्न कमांड है, सेंट्रल कमांड है, वेस्टर्न कमांड है। यहाँ पे नॉर्थन का पूछा है कि नॉर्थन कमांड है इंडियन आर्मी का, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। देखिए, किसी भी पेपर में ये आ सकता है, चाहे आप आर्मी के पेपर की तैयारी कर रहे हो या किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, आर्मी के किसी भी कमांड के बारे में वो पूछ सकते हैं। तो इसका ठीक आंसर वैसे उधमपुर है, जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह है उधमपुर, यहाँ पे आर्मी के नॉर्थन कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो है। अगर मैं कोलकाता की बात कर लूँ तो कोलकाता में ईस्टर्न कमांड जो है, ईस्टर्न कमांड, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ लखनऊ की, तो लखनऊ में सेंट्रल हमारा सेंट्रल कमांड है आर्मी का, उसका हेड ऑफिस यहाँ पे है यूपी में, लखनऊ में। ठीक है, और वेस्टर्न की बात कर ले तो एक जगह है चंडी मंदिर, हरियाणा में ये जगह है। तो वेस्टर्न कमांड का जो हेड क्वार्टर है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। तो आपको ईस्टर्न का, वेस्टर्न का, सेंट्रल का और नॉर्थन का सबका याद करना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। मंडी इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि जो मंडी है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मंडी यहाँ पे है आपका गोवा का लोक नृत्य। ठीक है, फोक डांस। तो जो गोवा है वहाँ पे मंडी उनका लोक नृत्य है। और किसका पूछ सकते हैं, घूमर। घूमर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान का। एक बार पेपर में ये भी आया था कि गरबा किस स्टेट का है, तो गरबा जो है वो गुजरात का है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, घूमर राजस्थान का, गुजरात का गरबा, और गोवा का जो है वो मंडी रहेगा। पंजाब का तो सबको पता ही है, वैसे भांगड़ा और गिद्दा होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, यानी राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किस स्टेट के पास है, किस प्रदेश के पास है। देखिए, ये जो राज्यसभा की सीट्स होती है ना, ये डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो हमारी आबादी है उसके बेस पे। अब इंडिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला स्टेट कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा आबादी है
इसलिए इसका आंसर भी उत्तर प्रदेश ही रहेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं राज्यसभा की। ठीक है जी। तो कितनी सीटें हैं ये भी पूछ सकते हैं राज्यसभा की। 31 सीटें हैं। पंजाब में तो सिर्फ 7 ही है, लेकिन जो हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसमें 31 सीट्स है। आगे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, व्हेन इज द वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेटेड। अब ये जो डेज है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं मेन आपको बता देता हूँ। पहले तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे लें कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रक्तदान दिवस जो है वो मनाया जाता है आपका 14 जून, यानी कि 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। और क्या पूछ सकते हैं वो, इंटरनेशनल योगा डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का पूछ सकते हैं, वो है 21 जून। जो पहला ऑप्शन है आपका ये वाला, वो एक्चुअली इंटरनेशनल योगा डे यानी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का आंसर है। एक और पूछ सकते हैं वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस, ये आपका होता है 5 जून को। ठीक है, जो डी ऑप्शन है जो 5 जून दिया है वो एक्चुअली आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व योगा दिवस है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट दिख रही है मुझे यहाँ पे, वर्ल्ड लेबर डे विश्व मजदूर दिवस, ये होता है आपका 1 मई को, 1 मई को। और जो 29 जून बताया इसमें भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे होता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डेज। ठीक है, यहाँ पे जो आंकड़े वगैरह काउंट करते हैं वो इस डे को काउंट करते हैं। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो 29 जून को मनाया जाता है। ये आपका जीके का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा जीएस की तरफ, जनरल साइंस की तरफ। ये थोड़ा सा इजी लगेगा आपको बिकॉज इसमें इतनी डिटेल नहीं है, इसमें इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं है। पहला क्वेश्चन है ब्रोंज इज अ मिक्सचर ऑफ विच मेटल। इस सेशन का 16वां क्वेश्चन है, जीएस का पहला क्वेश्चन है कि जो कांसा है वो किन धातुओं का मिक्सचर है। देखिए कांसा बनता है जब हम कॉपर और टिन को मिक्स करते हैं। ये जो ऑप्शन है बी आपका, ये वाला, ठीक है, बी ऑप्शन, ये आपका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। आगे चलते हैं। यहाँ पे उन्होंने पूछा है न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था। अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से सुन लीजिए, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। जो सिर्फ न्यूक्लियस है वो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। जो मैं बार बार बता रहा हूँ, जो सिर्फ न्यूक्लियस है, सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ मैं, वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कस किया था। अब प्रॉब्लम ये कि इन 4 ऑप्शन में ये तो है ही नहीं, रॉबर्ट ब्राउन तो है ही नहीं, तो मैं कैसे बता रहा हूँ कि इसका आंसर रॉबर्ट ब्राउन है। देखिए मैं सही बता रहा हूँ आपको, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी 1831 में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ये वाला ठीक रहेगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बिकॉज इसने एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज की थी। इसने ये खोज किया था कि जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, वो हर एटम के, वो हर अणु के बीच में बिल्कुल मिड में होता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होगा कि हर सेंटर के एटम में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो जो एटॉमिक न्यूक्लियस है उसकी खोज 1911 में रदरफोर्ड ने की थी। जो सिंपल न्यूक्लियस है, जो एटॉमिक न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा, जो सिंपल एक न्यूक्लियस है उसकी खोज 1831 में ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, ये फ़र्क है न्यूक्लियस, ठीक है, और एटॉमिक न्यूक्लियस में काफ़ी फ़र्क होता है। तो आप पहले देख लेना ऑप्शन क्या है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली अगर पेपर में न्यूक्लियस आता है तो रॉबर्ट ब्राउन आपके ऑप्शन में होगा। अगर इन केस नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी एग्जामिनर के माइंड में आ जाए कि यार न्यूक्लियस मतलब एटॉमिक न्यूक्लियस, ये तो सबको पता है, ऐसा कुछ आ जाए, तो फिर वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। यहाँ पे जो मैं इस न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ ये बायो का पार्ट है, और जो मैं एटॉमिक न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ वो केमिस्ट्री का पार्ट है। तो आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। इसके अलावा यहाँ पे दिया जेम्स चैडविक, इस बंदे ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की। यहाँ पे जे थॉमसन भी दिया है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, और क्या दिया है, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। अब ये 3 चीज़ें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इसका आप ध्यान रखना थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन जो है जेम्स चैडविक। इसके अलावा एक ये भी पूछा जा सकता है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स की खोज किसने की थी, उसका भी सेम आंसर होगा आपका रदरफोर्ड। अल्फ़ा पार्टिकल्स की खोज भी रदरफोर्ड ने की थी। आगे चलते हैं हम। विच इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ द सी, यानी समुद्र की गहराई मापने का सही यंत्र क्या है। देखिए इसका सही आंसर जो है वो इसमें नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, वो है फैथोमीटर, FATHOMETER। फैथोमीटर जो है, इससे हम गहराई माप सकते हैं समुद्र की, या किसी भी सी की, या किसी भी ओशन की। अब ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनका भी है कुछ, जैसे गैल्वेनोमीटर है, जो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, जो छोटे वाले करंट होते हैं, ठीक है, उसको मेज़र करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज़ होता है। ठीक है,
जहाँ तक फेडोमीटर की बात है, तो फेडोमीटर क्या होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जिससे आप ये माप सकते हैं कि ये जो कपड़ा है जब सूर्य की किरणों में जाएगा, जब सनलाइट में जाएगा तो कितना फेड हो जाएगा, कितना फीका हो जाएगा, कितना इसका रंग उतर जाएगा। इस चीज़ को मापने के लिए एक यंत्र बनाया गया है जिसका नाम है फेडोमीटर। ये फेडनेस चेक करता है कि ये जो कपड़ा है जब हम सनलाइट में लेके जाएंगे इसको तो ये कितना फेड हो सकता है, कितना हल्का हो सकता है, कितना इसका कलर उतर जाएगा। रही बात ओडोमीटर की, ओडोमीटर के बारे में बता देता हूँ। ओडोमीटर लगा होता है आपकी जो एक्टिवा, आपकी जो बाइक होती है, जो कार होती है, उसमें ओडोमीटर लगा होता है जो डिस्टेंस मेज़र करता है। आपने देखा है कभी कि आज मैंने जब ये एक्टिवा स्टार्ट की तो मेरा डिस्टेंस था 6000 किलोमीटर, जब मैं चला के घर वापस आया तो 6200 हो गया, तो मतलब मैंने 200 किलोमीटर का कवर किया डिस्टेंस। तो ये जो ओडोमीटर होता है वो लगा होता है जिसमें वो डिस्टेंस मेज़र करता है कि कितना डिस्टेंस हमने कवर कर लिया। लेकिन इसका ठीक आंसर फेडोमीटर ही रहेगा, FATHOMETER। फेडोमीटर इसका सही आंसर नहीं है, फेडोमीटर FATHO वाला सही है। आगे चलते हैं, ये तो बहुत इजी है वैसे, आता ही होगा आपको। हु इन्वेंटेड सेफ्टी रेजर, यानी सेफ्टी रेजर की खोज किसने की थी? जिलेट एक बहुत बड़ी कंपनी आपको पता ही है जो सेफ्टी रेजर बनाती है, तो इसकी खोज का सेरा भी जिलेट को ही जाता है। जहाँ तक पहले ऑप्शन गुटनबर्ग की बात है, उस बंदे ने प्रिंटिंग प्रेस की खोज की थी। और अगर मैं जेम्स वॉट की बात कर लूँ तो जो भाप का इंजन है, जो स्टीम इंजन जिसको हम बोलते हैं, वो जेम्स वॉट ने अच्छा सा डिस्कवर किया था। उससे पहले भी स्टीम इंजन था वैसे, लेकिन वो वेस्ट बहुत करता था, वो बहुत वेस्ट करता था, इसलिए जेम्स वॉट को जाता है भाप का इंजन और गुटनबर्ग को जाता है प्रिंटिंग प्रेस। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर जिलेट रहेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। कोढ़ किसके कारण होता है? लेप्रोसी ये जो है ये किसकी वजह से होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। लेप्रोसी ये एक बीमारी है, ये किसकी वजह से होती है ये उन्होंने पूछा है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा बैक्टीरिया। अब इस डिसीज़ को हैंसन्स डिसीज़ भी बोलते हैं, ये आप याद रखिए, हैंसन्स डिसीज़, ठीक है। हैंसन की बीमारी, इसकी खोज इसी ने की थी। तो वैसे इसको कोढ़ बोलते हैं, कोढ़ हिंदी में कोढ़ बोलते हैं, इंग्लिश में लेप्रोसी बोलते हैं, लेकिन ये होता है आपका मोस्टली बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है जी। चलिए अब सेशन हम थोड़ा सा जल्दी करते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है। पोटाशियम का साइन क्या है? पोटाशियम का सिंबल जो है वो है के। Na जो है वो सोडियम का सिंबल है, सोडियम का, ठीक है। Ag जो है वो सिल्वर का है यानी कि चांदी का, और Hg जो है वो मरकरी का है यानी कि पारा। बेस्ट रहेगा अगर आप 25 या पहले 30 अगर आप अच्छे से याद कर लीजिए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उसके सिंबल, वो सब याद कर लीजिए आप, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी भी तरह का पेपर दे रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। कौन सा विटामिन जो है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए, देखिए जब आपको चोट लगती है तो आपका रक्त निकलता है, आपका ब्लड निकलता है, खून निकलता है ना। तो अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो आपका रक्त निकलता ही रहेगा, उसके थक्के नहीं बनेंगे, वो जल्दी सूखेगा नहीं। तो कौन सा विटामिन है वो? तो इसका आंसर आपका रहेगा विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त का चप्पा बनाने के लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए इस्तेमाल होता है विटामिन के। जहाँ तक विटामिन सी का सवाल है, वो तो हमारी जो सेल्स है उसको प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे सेल्स होते हैं बॉडी में, कोशिकाएं होती है, उसको प्रोटेक्ट करता है। विटामिन डी मोस्टली वो दांतों के लिए, हड्डियों के लिए, हमारे मसल्स के लिए, ठीक है, उसके लिए होता है। और विटामिन ई जो है वो स्किन के लिए और आइज़ के लिए तब यूज़ होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, विटामिन डी हड्डियों को, दांतों को, या हमारे जो मसल्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, विटामिन ई स्किन को और आइज़ को करता है। तो ये विटामिन के इसका सही आंसर है। जो रक्त के थक्के हैं वो विटामिन के की मतलब जो है वजह से बनते हैं। आगे पूछा गया कि किसका यूनिट जो है बार है। बार जो होता है वो प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है। बार किसकी इकाई है, ठीक है। तो बार जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जो हमारा वायुमंडलीय दबाव होता है उसकी इकाई है। अब इसके अलावा आपसे 4 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। टेम्परेचर यानी तापमान के ऐसा यूनिट बताइए, तो वो होते हैं केल्विन। जो टेम्परेचर मेज़र होता है वो केल्विन की मतलब डिग्री से होता है। मास के होते हैं किलोग्राम, लेंथ के होते हैं मीटर, और टाइम के होते हैं सेकंड। ये 4 चीज़ें आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। कलर्स अपीयर इन अ सोप बबल ड्यू टू विच इंसिडेंट लाइट, यानी किस
अपवर्तित प्रकाश के कारण साबुन के बुलबुले के रंग दिखाई देते हैं। ये जो साबुन के बुलबुले का आपको रंग दिखाई देता है ना, वो इंटरफेरेंस की वजह से दिखाई देता है। ये बहुत लंबा टॉपिक है, चलो हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप ये समझिए जो सोप होता है, जो साबुन होता है, उसका जो आपको कलर दिखाई देता है वो इंटरफेरेंस की वजह से दिखाई देता है। ठीक है जी, चलिए। विच इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ अनियन, यानी कि जो प्याज है उसका खाने योग्य कौन सा भाग है। अब प्याज हो या आलू हो, उसका जो ट्रंक होता है, जो तना होता है, वही खाने योग्य पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर में व्हाट इज़ द चेंज इन द ब्लड प्रेशर ऑफ अ मैन वाइल रनिंग, मतलब दौड़ते समय मनुष्य के रक्तचाप में क्या परिवर्तित होता है। जब दौड़ते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्या बढ़ता है या घटता है या सेम रहता है या कुछ नहीं होता। देखिए, जब हम दौड़ते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बी इसका ठीक आंसर है, ये इंक्रीज होता है। आगे पूछा है नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है, 3 समस्थानिक है। पहला है प्रोटियम, ये आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ड्यूटीरियम, और तीसरा है ट्रीटियम, ये 3 है यहाँ पे, ट्रीटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, ये 3 है इसके, और इसके सिंबल ऐसे हैं 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, ये प्रोटियम है, ये ड्यूटीरियम है, ये ट्रीटियम है। इनके इसके 3, ये भी आपको याद करना है कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप कौन कौन से हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 3 है इसके आइसोटॉप। आगे पूछा हु गेव द रूल ऑफ 3 इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये 2 तरह से पूछ सकते हैं, 3 का भी पूछ सकते हैं, 8 का भी पूछ सकते हैं। यानी तत्वों के वर्गीकरण में 3 का नियम किसने दिया। जो 3 का नियम दिया था वो डोबर्नियर था। इस नियम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। वो ये था कि जब हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, जो हमारी सारणी है, वो जब बननी थी, ठीक है, तो डोबर्नियर ने बोला था 3-3 करके बनाओ। इसके अलावा एक बंदा था न्यूलैंड, ये देखो दूसरे ऑप्शन पे ही है, इसने बोला था नहीं 8-8 करके बनाओ। ठीक है, तो जो 8 का नियम है वो दिया था न्यूलैंड ने, जो 3 का नियम है वो दिया था डोबर्नियर ने। जो मेंडलीव था, इसने दिया था एटॉमिक मास के बेस पे, कि जो एटॉमिक मास होता है, जो परमाणु पुंज होता है, उसके बेस पे ये सारा टेबल बनाओ। जो मोजले है उसने दिया था द्रव्यमान संख्या, यानी एटॉमिक नंबर के बेस पे, कि जो एटॉमिक नंबर जिसका कम है उसको पहले रखो, बाकियों को बाद में। तो ये 4 चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। आगे पूछते हैं विच ऑफ दीज मेडिसिन इज यूज टू किल रैट्स, यानी कि जो चूहे मारने की दवा है वो कौन सी है। देखिए, उसका नाम होता है जिंक फास्फाइड, ZINCPHOSPHID। यहाँ पे थोड़ी सी बनाने वाले ने गलती ये की कि जिंक फास्फाइड के स्पेलिंग भी गलत लिखी और बी को भी रिपीट कर दिया, तो ये थोड़ी सी मेकर की गलती है। इसका सही आंसर जिंक फास्फाइड रहेगा, नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट है जी केमिकल, ये लास्ट क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला वाटर का क्या है। जब वाटर का पूछा जाए तो H2O है। अगर उन्होंने पूछा भारी वाटर, जो हैवी वाटर होता है, उसका क्या है, तो वो D2O है। जहाँ सिंपल वाटर में H यूज़ होता है, हाइड्रोजन, वहाँ भारी वाटर में D2O D क्या है, ड्यूटीरियम, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। उसमें से जो ड्यूटीरियम है दूसरा वाला, वो भारी वाटर में यूज़ होता है। जब भारी पानी हम बनाते हैं, हैवी वाटर हम बनाते हैं, तो उसमें वो ड्यूटीरियम यूज़ होता है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से लिख लिए, अच्छे से नोट्स बना लिए हैं। अगर नहीं बनाए तो वीडियो को फिर से देख के एक बार अच्छे से नोट्स बना लो। ये आप एक रफ़ कॉपी लगा लो अलग से, इसमें मैं आपको जितनी भी वीडियोस दूंगा आप वो सब उस कॉपी में अच्छे से लिखते जाए, फिर पेपर के टाइम पर रिवीजन करें। आई एम श्योर आपका पेपर का जो जीके और जीएस का पार्ट है उसमें तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगी, अगर आप सारी वीडियोज़ देख लें जितनी भी मैं डालने वाला हूँ, क्योंकि मैं सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ इसमें डालने वाला हूँ। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी उसके ऊपर कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में हम इतना ही बता सकते हैं आपको, अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।